से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं और कहा यह जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है और साथ ही दुनिया भर की ख़वातीन की शरह अमवात के बढ़ने का भी सबसे बड़ा सबब ब्रेस्ट कैंसर ही है। आलमी इदारा सेहत के एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में तमाम किस्म के कैंसर्स का 10% है जो कि तशख़ीस से साबित होता है। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में ही पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। और हर साल 90,000 के करीब नए केसेस की तशख़ीस भी होती है जिनमें से 40,000 ख़वातीन की मौत हो जाती है। और किस वजह से? वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और मुख्तलिफ रिसर्चेस हमारे सामने आई हैं और हम ये कह भी सकते हैं कि हमारे मुल्क में 9 में से एक खातून इस मर्ज़ का शिकार होती है और यकीनन हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन साथ ही इस बात का जायज़ा लेने की भी अशद ज़रूरत है कि इस मोहलिक मर्ज़ की वजूहात क्या हैं, इसकी जनाब शरह पाकिस्तान में इतनी क्यों फैलती जा रही है। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीना खुर्शीद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर समीना, आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपने डिस्कशन करने का दोबारा से एक मौका दिया है बिकॉज़ ये अक्टूबर है और इसको ब्रेस्ट कैंसर कह लें कि मंथ मनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में अवेयरनेस इसकी फैलाई जा सके। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान की स्टेटस के हवाले से कि जिस तरह मैं बात की कि 90,000 जो ख़वातीन हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में वो डायग्नोज होती हैं, उनकी तशख़ीस होती है और 40,000 ख़वातीन इसकी वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। इतनी बड़ी वजह क्यों है और क्या वजह है इसकी? ये बड़ा एक सैड सेट ऑफ अफेयर्स है। मतलब बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान का एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में इलिटरेसी, पावर्टी, तालीम नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। ख़वातीन को अगर रूरल एरिया में किसी गांव में अगर डायग्नोसिस हो रहा है तो वो लाहौर तक या किसी बड़े शहर तक आने का एक हिंड्रेंस। फिर तीसरा ये कि जो डायग्नोसिस के टूल्स हैं हमारे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अवेयरनेस उससे रिलेटेड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है वो करवाना, तो उन एरियाज़ में तो वो चीज़ों का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और अगर किसी का डायग्नोज भी हो जाए, किसी को पता भी चल जाए कि जी मुझे ये ब्रेस्ट या कोई लंप मुझे फील हो रहा है या कोई मैस फील हो रहा है, तो वो खौफ से ही किसी से शेयर नहीं करते और फिर वो हकीमों के पास और पीरों के पास और दम दरूद इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। जब तक वो किसी बड़े सेटअप की तरफ आते हैं या किसी सीनियर डॉक्टर से रुजू करते हैं तब तक काम बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बताना भी चाहूँगी कि अगर आप इसको अर्ली डायग्नोज करते हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा। फर्स्ट स्टेज पे अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं तो उसमें 99 से 100% पेशेंट का सर्वाइवल है। अच्छा। और अगर यही डायग्नोसिस स्टेज 4 तक चली जाए और पता ही ना चले तो उसमें सिर्फ 100 में से 25 ख़वातीन हैं जिनका सर्वाइवल है। तो इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस कि आप जल्दी डायग्नोज करेंगे तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा रहेगा, सर्वाइवल रेट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इस पे तो मैं आऊँगी कि डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले कॉजेज़ पे बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या रूट कॉज हैं इसकी ब्रेस्ट कैंसर की? एग्जैक्टली तो अभी जितना भी रिसर्च वर्क है उसमें कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है। अच्छा। कि हम ये कहें कि ये कॉज है, आप इसको ट्रीट कर दें या इससे अवॉइड कर लें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होगा। बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जब वो सारे कंबाइंड हो जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जेंडर है। जेंडर में फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 100 टाइम्स मोर कॉमन है। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो अगर उनमें भी कोई, अभी हम आगे साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि वो अगर उस तरह की चीज़ उनको भी फील होती है तो दे शुड आल्सो रिपोर्ट टू द डॉक्टर रादर देन कि वो स्किन की या कोई दवाइयाँ लगाते रहें या इस तरह से। तो उसमें मेल्स में भी बिल्कुल मेल्स में डायग्नोज होता है। बिल्कुल बिल्कुल मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज है। तो इसलिए ये कह देना कि सिर्फ ख़वातीन के लिए ये अवेयरनेस ज़रूरी है, बड़ी हैरानकुन बात है कि मेल्स में भी ये डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल। तो जेंडर डिफरेंशिएशन ऑल्दो है, इंसिडेंस ज़्यादा फीमेल्स में, बट मेल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा फिर एज इंपॉर्टेंट आ जाती है। जितनी जितनी ज़्यादा ख़वातीन की एज ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा ब्रेस्ट सीए का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। ठीक है। और अगर हम आप बात कर रहे थे 1:9 का रेशो है, अब जो लेटेस्ट है वो ये कहते हैं लाइफ टाइम रिस्क 1:8
8 खवातीन अगर इस एरिया में मौजूद हैं तो उनमें से एक को इंसिडेंस है, एक को रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर ले। जेनेटिक म्यूटेशंस की भी बात आती है इसमें, BRCA1 और BRCA2 जीन्स होती हैं। अगर वो म्यूटेशंस किसी में आइडेंटिफाई हो जाएं, उनमें भी रिस्क है कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोज, मतलब उनमें डेवलप हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। और फिर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की बहन को अगर सीए ब्रेस्ट है या मदर को सीए ब्रेस्ट है, खाला को है या नानी को, इस तरह से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर होते हैं। एग्जैक्टली, वो रिस्क पे हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर पर्सनल हिस्ट्री, किसी को अगर सीए ब्रेस्ट डायग्नोज हुआ था, वो स्टेज 1 पे था और वो ट्रीट हो गया, तो उस पेशेंट के अंदर दोबारा होने का रिस्क भी ज़्यादा है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको एक दफ़ा हो गया, आपने ट्रीट कर दिया, आप अपना फॉलोअप चेकअप्स या एग्जामिनेशंस आप उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उन पेशेंट्स के अंदर दोबारा होने का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब कोई एक कॉज नहीं है। हाँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। और अनचेक जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स खवातीन ले रही होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को देखा गया है कि ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है वो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है, कि आप अगर ब्रेस्ट फीड कराती हैं फीमेल्स, तो उसमें इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा रुझान तो बहुत कम होता जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग खासतौर पर, और इसका मुतबादल भी कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम हो गया। बिल्कुल। हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया था, हमने ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे किया कि ब्रेस्ट फीडिंग के तो बेशुमार फ़ायदे, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप एक ये रेमेडी कह दें, या आप प्रिवेंशन हो सकती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो उन खवातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। अच्छा, इसके साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कोई लंप, कोई मैस, कोई गिल्टी उन्हें छाती के अंदर महसूस होती है, तो वो फौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ठीक है। अगर वो कोई गिल्टी महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर से स्किन के ऊपर कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, रेड कलर की स्किन हो रही है या रैशेस डेवलप हो रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई लोकलाइज्ड एरिया है, कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो यू शुड रिपोर्ट टू योर डॉक्टर। अच्छा। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपकी निपल से कोई डिस्चार्ज है, चाहे वो पस है, चाहे वो ब्लड है, आपको एबनॉर्मल कोई डिस्चार्ज फील होता है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कोई डीप सीटेड मैस है जो कि डक्ट्स के थ्रू उसकी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्रेस्ट से पेयर हो रही हैं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक सिग्नल मिल रहा है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया, अंदर की तरफ वो खिंच गया, या फिर उसके अंदर कोई डिम्पलिंग हो गई है, तो देन आपने फिर भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये सारी चीज़ें अंदर आपके कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई मेलिग्नेंसी परवान चढ़ रही है, जो कि आपको स्किन के ऊपर चेंजेस जो फील हो रही हैं, अच्छा, वो आपको अलार्म कर रही हैं कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और यही साइंस एंड सिम्टम्स मेल में भी हैं? मेल में भी हैं। मेल में अगर स्किन चेंजेस आ रही हैं, या स्किन के ऊपर कोई अल्सर बन जाता है, या कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, या निपल से कोई नॉर्मल डिस्चार्ज आता है, तो उनमें बल्कि डक्टल कार्सिनोमा, एक डक्ट्स होती हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स की होती हैं, उसका इंसिडेंस मेल्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंसर्स। तो मेल्स को भी यही सारी स्किन चेंजेस को जहन में रखना चाहिए और उन्हें भी फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ख़ासतौर पर कोई सर्जन डॉक्टर, रादर देन कि आप किसी छोटे मोटे क्लिनिक पे दिखाते रहें। जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं। इससे बेहतर है कि आप किसी काबिल डॉक्टर के पास जाएं जिसको पता हो कि उसने अर्ली डायग्नोज किस तरह करना है। अच्छा, आपने बताया कि इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज पे हम लोग अगर इसको डायग्नोज नहीं, सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन के हवाले से पूछना चाहूंगी। साइंस एंड सिम्टम्स तो हो गए, एग्जामिन किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद डायग्नोज पे चलेंगे। हाँ, एग्जामिनेशन में, सेल्फ एग्जामिनेशन में कहती हूँ सब खवातीन को, जितनी भी पेशेंट्स भी मेरे पास आती हैं, मैं सबको कहती हूँ आप ज़िंदगी में सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दें। ठीक है। डेली 5 मिनट एग्जामिनेशन में आपने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने 3 फिंगर्स, ये वाली आपने इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, ये 3 फिंगर्स आपने यूज़ करनी होती हैं। आपने ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है, प्लस का साइन बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलर बोन। ठीक है। और उसके हर क्वाड्रेंट को आपने जेंटली पैल्पेट करना है कि आपको कोई गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही, और उसको करने से पहले जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड है तो राइट ब्रेस्ट, ऑपोजिट साइड से आपने
एग्जामिनेशन करना है और दूसरे हाथ को सर के नीचे रख के। अच्छा। हाँ, ये जैसे अगर आपका लेफ्ट हैंड सर के नीचे है और राइट हैंड से आप पैल्पेट करेंगे। ओके। इसी तरह वाइस वर्सा आप इसको ऑपोजिट साइड पे करेंगे। ये आपने लेट के ये सारा मैन्यूवर करना है। ठीक है, ये एक स्टेप है। सेकंड ये कि आप निपल को प्रेस करके देखें उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। थर्ड ये कि हाथ को आप ऊपर लेके जाएं, सर से भी ऊपर, और अपनी आर्म पिट्स में एग्जामिन करें कि आर्म पिट्स में तो कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि छाती के जो ड्रेनेज है, जो मेमोरी ग्लैंड की ड्रेनेज है, लिम्फ नोड्स हैं, वो सारे आपके आर्म पिट्स में। ठीक है, तो आपने उधर भी पैल्पेट करना है कि कोई गिल्टी तो नहीं मुझे महसूस हो रही। और फोर्थ पॉइंट इज दिस कि आपने अपने हिप जॉइंट पे ऐसे हाथ रखना है, इसको प्रेस करना है और मिरर के सामने खड़े होकर देखना है कि मेरी दोनों साइड की जो ब्रेस्ट हैं उनका साइज इक्वल है, उनमें कोई एबनॉर्मल चेंज तो नहीं है, वो कोई एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नोटिफाई होती है तो देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और ख़ास तौर पर ये जो 50 से अबव हैं उनको ज़्यादा लाजमी तौर पर एग्जामिन करना चाहिए। बिल्कुल, मोर देन जो अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं ऑब्स एंड गायनी की, वो तो रिकमेंड करती हैं 40 साल और उससे ऊपर जो खवातीन हैं वो तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। ठीक है, उसमें तो कोई आपके लिए है ही नहीं। एनुअल आपने अपना चेकअप भी कराना है और आपने एग्जामिनेशन भी करना है। ठीक है, बाकी ये कि अगर आपकी कोई रिस्क फैक्टर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली में ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर उसमें एज की कोई बाउंडिंग नहीं है। तो जैसे ही प्यूबर्टी की एज आप क्रॉस करें तो सब बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि दे शुड डू द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ देयर ब्रेस्ट। अच्छा, अब डायग्नोज पे आ जाते हैं कि कौन सी स्टेज पर जो है एक तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब जो है वो ट्रीटमेंट कराने से भी जो है ना वो रिवर्स नहीं होंगी वो चीज़ें। हाँ, इसमें ना बेसिकली चीज़ें ये हैं कि रिवर्स तो नहीं कह सकते हम, 5 ईयर सर्वाइवल्स की बात करते हैं कि 5 साल कोई इंसान कितना ज़्यादा जिंदा रहने की उसकी शरह है। तो अगर आप स्टेज 4 पे चले जाते हैं उसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया। तो उसमें 100 में से 25 खवातीन 5 साल तक सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, और लेकिन उनका भी सर्वाइव बहुत ज़्यादा है, यानी 100 में से 75 खवातीन की डेथ हो जाती है। तो ऐसी इस स्टेज जब एक ट्रीटमेंट है, जब उसका 100% ट्रीटमेंट है तो आप स्टेज 4 तक जाने ही ना दें। अच्छा। आप उसको स्टेज 1 पे ही पकड़ लें, जो लंप है जो भी चीज़ है उसको वहीं पे रिमूव कर दें, आपकी लाइफ सेफ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। रेगुलर फॉलो अप, हर साल आप मेमोग्राम कराएं, एनुअल एग्जामिनेशंस कराएं। लेकिन अगर वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाता है, बोन्स में स्प्रेड हो जाता है या इधर उधर चला जाता है, तो फिर उसमें तो 100 में से अगर 25 खवातीन जिंदा भी रह जाती हैं तो उनको भी बार बार फॉलो अप्स इन रेडियोथेरेपीज, कीमोथेरेपीज और ट्रीटमेंट्स, और वो फिर सारा उस तरीके से एक मिजरेबल जिसे कहना चाहिए। डॉक्टर, ये कौन सी स्टेज है जिसमें ये बाकी जगहों पे भी पूरी बॉडी में जो है ना ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है? दैट इज स्टेज 4, एडवांस स्टेज। हाँ, ओके। और सेकंड और थर्ड में उसमें कंपैरेटिवली जो है वो उस एरिया, पहले जो लंप होता है वो सिर्फ लोकलाइज रहता है, उसके बाद वो स्टेज 2 में साइडवेज स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी ब्रेस्ट में कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करता है, देन वो डिस्टेंस पे जाता है। तो उसी तरह 100% से फिर 85%, देन 75% सर्वाइवल, एंड देन 25 जंप जो स्टेज 4 पे जाके करता है। तो फिर स्टेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट, कि आपको जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी आपकी ज़िंदगी भी कंफर्टेबल होगी, ट्रीटमेंट भी 100% होगा, और आपके लिए सुकून ही सुकून है उस लिहाज से कि आपको कोई बार बार अस्पतालों के चक्कर, टेस्ट, मेडिसिन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपीज के तो अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, दूसरा, एक तो कीमोथेरेपी कब से शुरू हो जाती है, कौन से स्टेज से शुरू हो जाती है? दूसरा, पाकिस्तान में इसका इलाज कितना महंगा है? हाँ, अब मैं यही बात करी थी जब आपने बात की कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूट क्या करते हैं कि जो लेट डायग्नोज, उसमें सबसे पहले मैंने कहा कि पॉवर्टी इज़ द मेन रिस्क फैक्टर। एक तो आपका डिस्टेंस मैटर करता है, हर बंदा लाहौर में नहीं है जिसको डायग्नोसिस हो। बहुत सारे लोग पेरिफेरी से आते हैं जिनको डायग्नोसिस, ट्रैवलिंग का खर्चा, आपका स्टे का खर्चा, फिर उसके बाद आपके सारे टेस्ट। फिर मेमोग्राम का मैं सर्च कर रही थी कि इसका रेट इज़ डिफरेंट, 10,000 से लेके 25,000 तक का मेमोग्राम इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या जो हमारी लैब्स हैं उसमें वो ले रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट में मेमोग्राम बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स में, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, कि उनमें भी मेमोग्राम की फैसिलिटी नहीं है। बल्कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस महीने के तवस्सुत से मैं तो गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट मेमोग्राम, हमने कोरोना को शिकस्त दे दी, इतनी किट्स आ गई, सब कुछ आ गया,
तो मैमोग्राम की फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जैसे अल्ट्रासाउंड है वैसे मैमोग्राम। जितना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जा रहा है, जितना ज़्यादा हमारा फिर कीमोथेरेपी पे, रेडियोथेरेपी पे खर्चे और उनकी मशीनें, तो अगर आप एक मैमोग्राम इंस्टॉल कर दें हर हॉस्पिटल के अंदर तो मरीजों के लिए ब्लेसिंग हो जाएगा। DHQs लेवल पे, THQ, मरीजों को इतनी दूर आना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, कब ये कीमोथेरेपी कब शुरू होती है? फिर हम इसके लिए बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट फिर हम इस पे रेफर कर देते हैं, मतलब हम इसको ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में रेफर कर जाते हैं। वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट, डिफरेंट ऑन्कोलॉजिकल सेंटर्स हैं, लाहौर में भी हैं, डिफरेंट जगहों पे, वो फिर अपना पूरा रजीम और वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये डोमेन फिर उनकी हो जाती है, वो किस तरह से पेशेंट को लेके चलते हैं, वो फिर हम फिर वो देख लेते हैं ना कि स्टेज कौन सी है और उसमें कितनी रेडिएशन इनको लगानी है या नहीं भी लगानी, या सिर्फ मेडिसिन के थ्रू इनको ट्रीट करना है। तो वो पता चलता है कि जब आप डायग्नोज हो, कौन से स्टेज पर हो, तभी ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आती हैं। डॉक्टर समीना खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना और अक्टूबर को अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर समीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा है कि किस तरह ख़ास तौर पर ख़वातीन ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है कि आपने एक सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है अपनी, के कोई भी आपको गिल्टी महसूस तो नहीं हो रही है, एग्जामिन करें और डॉक्टर से बर वक्त रुजू करें। अगर फर्स्ट स्टेज पर ही आप इसको पकड़ लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सेहत को और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करते हैं।